हेलो, टॉपिक इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस। मैंने यहाँ पर ओब्लिक लगा के लिखा, क्या ये दोनों का मीनिंग एक ही है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब एक ही है? नहीं, इनमें हल्का सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम बाद में देखेंगे। पहले दोनों पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखो लिखा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, यानी किस चीज का एनालिसिस करेंगे कि कंपनी एक प्रोडक्ट को बना रही है, उस प्रोडक्ट को बनाने में कंपनी की कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेगी और कितना प्रॉफिट अर्न करेगी। तो ये चेक करना अपने को आज। तो कंपनी की कॉस्ट, उसकी वॉल्यूम, प्रॉफिट और सेल्स, ये चारों चीज क्या है? ये चारों चीज आपस में इंटर रिलेटेड है। मान लो कंपनी किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, उस प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेगी, कितनी प्रॉफिट रेट रखेगी और साथ में कितनी क्वांटिटी की सेल करेगी। इन सब का क्या करते हैं, ये सब चीज आपस में इंटर रिलेटेड होती है। इन सब का क्या करेंगे? एनालिसिस चेक करेंगे और एनालिसिस करके ये सेट करेंगे कि कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करें, कितनी क्वांटिटी की सेल करें कि हम इतने प्रॉफिट को अचीव कर लें। तो देखो कैसे इनके रिलेशन को चेक करते हैं। देखो कॉस्ट के बढ़ने से सेल्स प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। कैसे? मान लो किसी प्रोडक्ट की पहले थी कॉस्ट 100 रुपीज़ और अब उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी? 120। पहले उस प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपये लगते थे, आज उस प्रोडक्ट को बनाने में 120 रुपीज़ लग रहे हैं। तो क्या कंपनी अपनी सेल्स प्राइस को सेम रखेगी? पहले कंपनी इस 100 रुपये वाले प्रोडक्ट को 150 में सेल करती थी, तो क्या कंपनी आज भी 150 ही रखेगी जब कॉस्ट 120 होगी? तो कंपनी अपनी सेल्स प्राइस को बढ़ाएगी। जब कॉस्ट 20 से बढ़ी है तो सेल्स प्राइस को भी मान लो 20 से ही बढ़ा देती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस बढ़ने से कंपनी की सेल्स प्राइस को भी बढ़ाना पड़ा। अगर कंपनी क्या है, प्रॉफिट बढ़ा रही है, कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है तो सेल्स प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे प्रॉफिट अर्न ज़्यादा कैसे होगा? फिर है अगर कंपनी के अंदर क्या है, प्रोडक्शन की यूनिट बढ़ा रहे हम, तो पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाएगी। कैसे? मान लो कंपनी क्या है, किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है और वो क्या है, पहले के कंपैरिजन में डबल क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रही है, तो क्या पर यूनिट कॉस्ट कम होगी या नहीं होगी? टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी आती है और वेरिएबल कॉस्ट भी आती है। तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे ज़्यादा क्वांटिटी का प्रोडक्शन करते जाएंगे, पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाएगी। तो देखो कंपनी की कॉस्ट और सेल्स के बीच में भी रिलेशन है, प्रॉफिट और सेल्स के बीच में भी रिलेशन है, वो क्वांटिटी और पर यूनिट कॉस्ट के बीच में भी रिलेशन है। तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी जब किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, उस टाइम पर उस प्रोडक्शन की कॉस्ट, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट, कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करें, हमारी प्रॉफिट कितना होगा और कितनी सेल्स प्राइस रखें, ये सब चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब मान लो मैं बोलती हूँ कि कॉस्ट का कोई रिलेशन नहीं है, कॉस्ट का रिलेशन है, बल्कि बेस पॉइंट कॉस्ट ही है। अगर कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो कंपनी को सेल्स प्राइस ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये चारों चीज़ें आपस में क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं। इन्हीं के बेस पर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, देखो नाम रखा है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, यानी कंपनी किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करेगी, कितनी यूनिट का सेल करेगी, कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहती है इन फ्यूचर में, इसके लिए कंपनी को इन तीनों सेक्टर का, साथ में सेल्स का भी क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो देखें क्या लिखा नीचे, इनमें इनका मतलब क्या है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और सेल्स में इनमें रिलेशन सेट करने के लिए इनका क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और सेल्स में आपस में रिलेशन चेक करने के लिए इन सब का एनालिसिस करना पड़ेगा, और ऐसे एनालिसिस को हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कहते हैं। अब सीवीपी क्या है, इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीवीपी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या है, इज ए मैनेजमेंट टूल। ये अकाउंटिंग टूल नहीं है, बल्कि ये मैनेजमेंट का एक टूल है। क्या? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। सीवीपी एक इम्पोर्टेंट टूल है। किसका इम्पोर्टेंट टूल है? वो फ्यूचर की
वो फ्यूचर के अंदर जो प्रॉफिट अर्न करना चाहती है कंपनी, यानी प्रॉफिट प्लानिंग का क्या है, एक इंपॉर्टेंट टूल है। कैसे? मान लो कंपनी ने एक टारगेट बना लिया अपना कि कंपनी इस साल 10 लाख का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, तो कंपनी 10 लाख का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेगी? कंपनी 10 लाख का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेगी, और इन क्वांटिटी का प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी को कितनी कॉस्ट आएगी, और कंपनी कितनी सेल्स प्राइस रखेगी। तो ये सब क्या है, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। और कंपनी को अगर मान लो फ्यूचर में प्रॉफिट डिसाइड कर लिया, मान लो 10 लाख रुपए, तो इस 10 लाख रुपए इस टारगेट को अचीव करने के लिए कंपनी को अपने कॉस्ट का, अपनी सेल्स का, और अपनी जितनी यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है और सेल्स प्राइस, इन सब का एनालिसिस करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अब देखो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा, सम इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम सीवीपी। सीवीपी से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल कर आती है। जब हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का एनालिसिस करते हैं तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आती हैं। किसके लिए? बिजनेस के लिए। पहला देखो, कॉस्ट का वॉल्यूम से रिलेशन चेक करते हैं। कॉस्ट का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है? अगर क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाएगी। अगर हम पहले की कंपैरिजन में अब कम क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर टोटल कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट इंक्लूड है? फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, वो तो कंपनी के अंदर चाहे कितनी भी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करो वो तो सेम रहेगी। जैसे रेंट है, रेंट क्या है? रेंट एक फिक्स चार्ज है, फिक्स एक्सपेंस है, यानी कंपनी को ये तो फिक्स कॉस्ट है, इतनी तो वहन करनी पड़ेगी चाहे कंपनी प्रोडक्शन करे या ना करे। तो कंपनी क्या करेगी? एक टाइम पीरियड के बाद कंपनी अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना स्टार्ट करती है। कंपनी क्या करेगी? अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना स्टार्ट करेगी। जैसे जैसे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा कंपनी की पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाती है। दूसरा क्या है कि कितनी वॉल्यूम का प्रोडक्शन करें, कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करें कि कंपनी की कॉस्ट और कंपनी की सेल्स प्राइस बराबर हो जाए। ये टारगेट डिसाइड होता है कि कंपनी कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करें। एक ऐसा लेवल बताते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस एक ऐसा लेवल सेट कर देता है, एक ऐसा पॉइंट बताता है जहां पर कंपनी की टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स वैल्यू के बराबर है, टोटल रेवेन्यू के बराबर है। और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट है प्रॉफिट वेरिएशन ड्यू टू वॉल्यूम। ये बोला गया था कि वॉल्यूम की वजह से, क्वांटिटी के बढ़ने और घटने की वजह से भी प्रॉफिट में चेंज है। प्रॉफिट में वेरिएशन होगा किसकी वजह से? क्वांटिटी की वजह से। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। अगर कॉस्ट कम आएगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ टारगेट प्रॉफिट। एक टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के लिए कंपनी एक टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के लिए क्या सेट करेगी कि कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करें और उसकी सेल्स प्राइस क्या रखें। ये सब किससे पता चलेगा? ये सब कंपनी की कॉस्ट, कंपनी के प्रॉफिट और कंपनी की क्वांटिटी यानी वॉल्यूम, कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करें, इसका एनालिसिस करने से पता चलेगा। तो मैंने अब तक आपको ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने सिर्फ इतना बताया है कि कंपनी का कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट एनालिसिस कैसे करेंगे। क्या इनके बीच में आपस में रिलेटेड हैं? बिल्कुल। कंपनी की कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और सेल्स आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है। और इनका एनालिसिस करके कंपनी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालती है। अब हम देखते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? एक टेक्निक है। ब्रेक इवन एनालिसिस एक टेक्निक है किस चीज की? टू स्टडी टू सीवीपी रिलेशन। सीवीपी के रिलेशन को चेक करने की क्या है? एक टेक्निक है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? इज ए टेक्निक टू स्टडी टू सीवीपी रिलेशनशिप, कि कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को चेक करने की क्या है? ये एक टेक्निक है। अब देखो ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस की दो टर्म में मीनिंग देखते हैं। एक है हमारे पास नैरो टर्म, यानी हम क्या देखते हैं? हल्का फुल्का मीनिंग।
एक उसका डीपली मीनिंग देखते हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? एक टेक्निक है। किस चीज़ की टेक्निक है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन चेक करने की टेक्निक है। दूसरा, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस का ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स के बराबर, यानी हम चेक करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, जहां पर कंपनी की टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स के बराबर है, यानी कंपनी जितनी टोटल कॉस्ट लग रही है उस कॉस्ट पर कंपनी उतना प्रॉफिट अर्न कर रही है कि उसकी कॉस्ट कवर हो रही है, यानी सेल्स प्राइस टोटल कॉस्ट के बराबर है। कंपनी को ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस है, यानी कितनी सेल्स करें कि टोटल कॉस्ट कवर हो जाए, बस कंपनी की इतनी सेल्स हो जाए, टोटल सेल्स की कंपनी की टोटल कॉस्ट कवर हो जाए, यानी ना तो प्रॉफिट हो कंपनी को ना ही लॉस हो। तो हमने आज तक क्या देखा है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, यानी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंपनी की सेल्स वैल्यू, जहां पर कंपनी को जो रेवेन्यू रिसीव होता है सेल्स से, वो टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। अब अगर ब्रॉड टर्म में इसका मीनिंग देखें, अगर डीपली इसका मीनिंग देखते हैं तो इस मतलब क्या है? देखो, डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर प्रोबेबल प्रॉफिट क्या होगा? अलग अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर, देखो मान लो पहले 120 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बाद में 140 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अलग अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर कितना प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी है? डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर कितना प्रोबेबल प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी है? यानी मान लो, या फिर आप उल्टा ले सकते हो कि मान लो कंपनी 1 लाख का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, कंपनी 1 लाख का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है और नेक्स्ट कंपनी 1,20,000 का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, तो कंपनी 1 लाख का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करे? कंपनी 1,20,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करे? ये किससे पता चलेगा? कंपनी को ब्रेक इवन एनालिसिस से पता चलेगा। यानी कंपनी को एक बार उस लेवल का, उस पॉइंट का पता चल जाए कि कंपनी की टोटल सेल्स टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाए। इस लेवल के बाद कंपनी अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा सेल करती जाएगी तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कंपनी की टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब अभी तक कंपनी के पास में प्रॉफिट नहीं है, तो कंपनी उस लेवल को पता करेगी कि जहाँ पर कॉस्ट कवर हो गई। कॉस्ट कवर होने के बाद का जो जितना भी लेवल है वो प्रॉफिट लेवल है। तो कंपनी कितना फ्यूचर प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, कितना प्रॉफिट अर्न करने की पॉसिबिलिटी रख रही है, उस पॉसिबिलिटी की रिगार्डिंग चेक करेगी कि कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करूं कि इतना प्रॉफिट अर्न कर सके। अब देखो, अब हम देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स को। सबसे पहली टर्म हमारे पास है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को हम बोल सकते हैं ग्रॉस मार्जिन। कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंपनी की कितनी सेल्स वैल्यू है उसमें से कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट को लेस करो तो क्या निकलेगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन निकालने का एक फॉर्मूला और है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूले याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लेंगे और कई बार क्या है इन पे बेस्ड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पुटअप कर लेंगे। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। और मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन का मतलब क्या है? देखो कई बार ये इक्वेशन पूछ लेंगे आपसे, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन क्या है? तो कंपनी की क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के, यानी सेल्स माइनस वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये क्या है? ये मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन है। अब देखते हैं आगे वाला पॉइंट। नेक्स्ट हम अपने पास है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, यानी जिसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं पीवी रेशियो। तो देखो, पीवी रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान रखना। बिजनेस का कोई भी ऑपरेशन बिजनेस के लिए कितना प्रॉफिटेबल है ये कौन बताएगा? पीवी रेशियो बताएगा। बिजनेस का कोई भी ऑपरेशन, बिजनेस का कोई जो मेन प्रोजेक्ट है, यानी बिजनेस का कोई भी जो ऑपरेशन है, कोई भी प्रोजेक्ट है,
वो प्रोजेक्ट बिजनेस के लिए कितना प्रॉफिटेबल है ये कौन बताता है? पीवी रेशो बताएगा। पीवी रेशो कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं। पहला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू में 100। अब देखो एक फॉर्मूला याद हो गया आपको, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू में 100। अब कंट्रीब्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं? रिवाइज करो, लास्ट फॉर्मूला क्या बताया था? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल। देखो कंट्रीब्यूशन की जगह मैंने क्या लिख दिया? सेल्स माइनस वेरिएबल। कंट्रीब्यूशन का दूसरा फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तीनों फॉर्मूले याद हो गए आपको 1 मिनट में। पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इंटू में 100। पीवी रेशो का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है पीवी रेशो कैलकुलेट करने का? सेल्स माइनस वेरिएबल। किसके बराबर है सेल्स माइनस वेरिएबल? कंट्रीब्यूशन के। यानी हम कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या है अपने को सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी हो, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी होती है अपने को, लेकिन अपने को कंट्रीब्यूशन की अमाउंट नहीं दे रखी होती। तो हम किसको पुट करेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स इंटू में 100। कई बार अपने को क्वेश्चन में ना तो कंट्रीब्यूशन दिया मिलता, ना ही सेल्स, ना ही वेरिएबल कॉस्ट, बल्कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, और बोला कि पीवी रेशो कैलकुलेट करो। कैसे करेंगे? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इंटू में 100। अब पीवी रेशो कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो डिवाइड बाई सेल्स इंटू में 100। देखो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट किसके बराबर होती है? कंट्रीब्यूशन के। तो सिर्फ पहला फॉर्मूला याद करने की रिक्वायरमेंट है आपको, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इंटू में 100। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो डिवाइड बाई सेल्स इंटू में 100। तो इन चारों तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। डिपेंड क्या करेगा कि किस फॉर्मूले को लगाएं। वो जो भी आइटम अपने को दे रखी हैं उस बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए किस फॉर्मूले को अप्लाई करें। अब देखो कई बार क्या दिया होता है, कई बार 2 टाइम पीरियड की अपने को सेल्स और प्रॉफिट दे रखे हैं। मान लो 2022 और 23 की सेल्स दे रखी है और 2022 और 23 का प्रॉफिट भी दे रखा है, और बोले कि पीवी रेशियो कैलकुलेट करके बताओ। क्या बोले कि पीवी रेशियो कैलकुलेट करके बताओ। कैसे निकालेंगे पीवी रेशियो? चेंज इन सेल्स और चेंज इन प्रॉफिट, कि सेल्स में चेंज होने की वजह से प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ है, सेल्स में चेंज होने की वजह से प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ इंटू में 100। क्या निकलाएगा? पीवी रेशियो। ये कब निकलता है? जब 2 टाइम पीरियड की अपने को सेल्स और प्रॉफिट दे रखी हो तब। एक पॉइंट और है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करें। कई बार क्वेश्चन में अपने को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट और डिफरेंस बिटवीन आउटपुट। यानी टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस है और टोटल आउटपुट में जो डिफरेंस है, दो टाइम पीरियड की जो टोटल कॉस्ट है उसका डिफरेंस और टोटल आउटपुट के डिफरेंस किसके बराबर आएगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बराबर आएगा। तो ये जो पीवी रेशियो है ना, ये क्या बताता है कि कंपनी मान लो किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, कंपनी जिस ऑपरेशन में काम कर रही है उस ऑपरेशन से कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा, वो प्रोजेक्ट कितना प्रॉफिटेबल होगा, ये चेक करेंगे पीवी रेशियो के थ्रू। और पीवी रेशियो के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया। अब ये नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूले को ध्यान रखकर ही आप बोलोगे कि हमें तो एक याद हो गया, बाकी की ज़रूरत नहीं है। देखो याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप एक बार इनको नज़र में से निकाल लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म अपने पास ब्रेक इवन पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पर टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स के बराबर है। ना तो कंपनी को प्रॉफिट है और ना ही कंपनी को सेल्स है, यानी कंपनी की इनकम कंपनी के एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंपनी की टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स प्राइस के बराबर है, यानी नो प्रॉफिट और नो लॉस। कंपनी के अंदर ना तो प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा, सिर्फ कंपनी अपनी टोटल कॉस्ट को ही कवर कर पा रही है।
कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने से सिर्फ उतनी अमाउंट रिसीव होती है कि कंपनी अपनी टोटल कॉस्ट यानी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों कॉस्ट को कवर कर पा रही है, उससे ज़्यादा कंपनी के पास कुछ भी नहीं बचता है। नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब क्या है कि कंपनी को जितने की इनकम हो रही है ना, कंपनी के उतने के एक्सपेंडिचर हैं। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के फॉर्मूले देखो। सबसे पहला है, फॉर्मूले से पहले एक पॉइंट देखो और शो किया मैंने। अगर प्रोडक्शन लेवल बीपी से भी ज़्यादा है, यानी हमने एक पॉइंट डिसाइड कर ला, ब्रेक इवन पॉइंट, एक पॉइंट डिसाइड हो गया कि कंपनी की इस पॉइंट पर टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स के बराबर है। अगर कंपनी उस लेवल से भी ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, अगर कंपनी बीईपी लेवल से भी ज़्यादा प्रोडक्शन करती है तो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। अगर कंपनी बीईपी लेवल से प्रोडक्शन कम कर देती है, हमने एक लेवल डिसाइड किया था कि कंपनी की टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स इस पॉइंट के ऊपर बराबर है, अगर कंपनी का प्रोडक्शन का लेवल इससे भी कम कर देती है तो कंपनी किस में जाएगी? लॉस में जाएगी। अब देखो बीईपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। कई बार अपने को बीईपी यूनिट्स में कैलकुलेट करने को बोला जाता है, कई बार अपने को बीईपी वैल्यू में कैलकुलेट यानी रुपीज़ में कैलकुलेट करने को बोला जाता है, और कई बार बीईपी परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है इन यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट किसके बराबर है? बीईपी इन यूनिट्स में निकलेगा। अगर अपने को ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है वैल्यू में यानी रुपीज़ में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू में सेल प्राइस पर यूनिट। एक फॉर्मूला और है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाई सेल्स प्राइस पर यूनिट। अगर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है परसेंटेज में तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, सबसे ज़्यादा यूज होगा ये फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, अगर बीईपी लेवल परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। देखो एक बार मैं फिर से बताती हूँ इस पॉइंट को। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कंपनी जिस लेवल पर प्रोडक्शन कर रही है उस लेवल के प्रोडक्शन पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। कंपनी उस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर, कंपनी क्या है, सबसे पहले तो कंपनी इस बीईपी लेवल को ही जानना चाहती है। एक कंपनी सबसे पहले अपने ब्रेक इवन पॉइंट को जानना चाहती है कि मैं सबसे पहले उस पॉइंट को डिसाइड करूं कि जहां पर मेरी टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स प्राइस के बराबर है, यानी एक ऐसा पॉइंट तो मिल जाए कि कंपनी की टोटल कॉस्ट तो कवर हो रही है। अगर कंपनी को एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पर कंपनी की टोटल कॉस्ट कवर हो रही है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। अगर कंपनी इस ब्रेक इवन पॉइंट से भी ज़्यादा का प्रोडक्शन करेगी तो उसमें कंपनी को प्रॉफिट होगा, अगर उससे कम का प्रोडक्शन करेगी तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर अपने को वैल्यू में निकालना है, रुपीज़ में निकालना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू में सेल्स प्राइस पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है परसेंटेज में, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। अब देखो एक पॉइंट हमारे पास, कई बार क्या है, सेल्स प्राइस कैलकुलेट करने को बोलेंगे कि सेल्स कितनी है बताओ, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये सेल्स प्राइस टोटल सेल्स प्राइस पर यूनिट नहीं पूछ रहे, टोटल सेल्स प्राइस कितनी है, टोटल सेल्स कितनी है। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, इससे कंपनी की टोटल सेल्स का पता चलेगा अपने को। अब देखो हमने ब्रेक इवन पॉइंट को ग्राफ के थ्रू शो किया गया है। यहाँ पर हम क्या शो करते हैं, यहाँ पर आउटपुट शो करते हैं, आउटपुट इन यूनिट्स, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30, 40 और 50 यूनिट, और यहाँ पर शो करते हैं कंपनी की कॉस्ट या फिर रेवेन्यू को शो करेंगे। 20,000, 40,000, 60,000 और 80,000 शो किया। अब देखो कंपनी के कभी भी कंपनी की फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती,
कंपनी की कभी भी फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती, वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है। कंपनी की देखो फिक्स कॉस्ट को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, रीज़न क्या है, क्योंकि कंपनी की फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती। मान लो कंपनी लगातार 3 दिन तक बंद रहती है, क्या जो मकान मालिक है, जो उस कंपनी का जिन्होंने रेंट पे दिया है, क्या वो रेंट नहीं लेगा? तो कंपनी रेंट देना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट है वो। तो कंपनी की फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती। लेकिन कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट मैंने जीरो से स्टार्ट की है, ये देखो कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के ऑपरेशन पर डिपेंड कर रही है। अगर कंपनी के अंदर एक्टिविटी हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट होगी, अगर कंपनी बंद है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो है। देखो ये है कंपनी की फिक्स कॉस्ट और ये है कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट। क्या टोटल कॉस्ट इन दोनों से ज़्यादा ही मिलेगी? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट देखो, फिक्स कॉस्ट को कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ से। फिक्स कॉस्ट को टोटल कॉस्ट को कहाँ से स्टार्ट किया? फिक्स कॉस्ट के पॉइंट से, और ये रही अपनी टोटल कॉस्ट। अब क्या करना है? अब कंपनी की सेल्स लाइन को डिसाइड करेंगे। ये है कंपनी की सेल्स लाइन, जहां पर कंपनी की सेल्स लाइन टोटल कॉस्ट को इंटरसेक्ट करेगी। जहां पर कंपनी की सेल्स लाइन टोटल कॉस्ट को इंटरसेक्ट करेगी, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? उसी पॉइंट को बोलते हैं BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कंपनी के अंदर इतनी सेल्स हो रही है कि टोटल कॉस्ट कवर हो रही है। इससे पीछे का ये वाला हिस्सा, ये वाला टोटल पार्ट क्या है? ये वाला टोटल पार्ट है कंपनी का लॉस। यानी यहाँ से पहले कंपनी लॉस उठा रही थी, कंपनी अपनी टोटल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रही थी, और इससे आगे का जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी पोर्शन है, ये सारा पोर्शन किसका है? ये सारा पोर्शन प्रॉफिट का है। किसका है? प्रॉफिट का। और इससे पहले का ये वाला किसका है? लॉस का है। तो कंपनी की जहाँ पर टोटल कॉस्ट की लाइन, टोटल सेल्स की लाइन इंटरसेक्ट कर जाती हैं, उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। अगर कंपनी इस ब्रेक इवन पॉइंट से भी ज़्यादा सेल्स करती जाएगी तो प्रॉफिट होता जाएगा। और इससे नीचे देखो, सेल्स लाइन नीचे रह जाती है, सेल्स लाइन नीचे ही रह जाती है और कंपनी की टोटल कॉस्ट लाइन ऊपर है। इसका मतलब कंपनी की सेल्स प्राइस कम है, टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, तो कंपनी को क्या है? कंपनी को इतनी अमाउंट रिसीव नहीं हो रही कि कंपनी अपनी कॉस्ट को ही कवर कर ले। तो ये है अपना ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद अपने पास 2 पॉइंट और बचते हैं, एक तो है मार्जिन प्रॉफिट, एक है डिजायर प्रॉफिट। नेक्स्ट टर्म अपने पास है डिजायर प्रॉफिट। अब डिजायर प्रॉफिट का मतलब क्या है वो देखते हैं। यानी एक टारगेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए कितनी यूनिट का सेल करें। डिजायर प्रॉफिट यानी कंपनी कितना प्रॉफिट चाहती है फ्यूचर में, कंपनी ने कितने प्रॉफिट की प्लानिंग की है, कितना टारगेट डिसाइड किया है, कंपनी किस लेवल के प्रॉफिट तक जाना चाहती है। तो टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के लिए कंपनी कितनी यूनिट का सेल करे कि वो कंपनी को वो टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए, कंपनी को जो फिक्स किया है जो प्रॉफिट फ्यूचर के लिए वो अचीव हो जाए। तो देखो, सेल्स कंपनी कितनी यूनिट्स का सेल करे, या फिर कंपनी की कितनी सेल्स वैल्यू हो कि कंपनी उस टारगेट प्रॉफिट को अचीव कर ले। डिजायर प्रॉफिट का मतलब है कि एक प्रॉफिट डिसाइड कर दिया कंपनी ने फ्यूचर में कि कंपनी अगले साल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करेगी। तो कंपनी इस 10 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी यूनिट का सेल करना पड़ेगा, या फिर कितनी अमाउंट का सेल करना पड़ेगा, रुपीज़ में मेज़र करेंगे सेल्स को कि ये टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए बस। इसका फॉर्मूला क्या है? अगर हम सेल्स कैलकुलेट करेंगे यूनिट्स में, क्यों? क्योंकि कंपनी उस टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के लिए ये डिसाइड करेगी कि कितनी यूनिट्स का सेल करें। तो क्या है फॉर्मूला? फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए प्लस कंपनी जो डिज़ायर प्रॉफिट चाहती है। कंपनी की फिक्स कॉस्ट तो कवर करेगी तभी तो कंपनी का प्रॉफिट निकलेगा। सबसे पहले तो कंपनी का BEP लेवल आएगा। BEP लेवल क्या है? कंपनी की टोटल कॉस्ट कंपनी की किसके बराबर है? कंपनी की टोटल कॉस्ट कंपनी की सेल्स वैल्यू के बराबर है। यानी कंपनी की टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है। तो सबसे पहले तो BEP लेवल आएगा, उसके बाद सोचेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा गया कि इतनी
इतनी से इतनी यूनिट्स का सेल करो कि कंपनी की फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, प्लस कंपनी का डिज़ायर प्रॉफिट जो कंपनी ने सोचा है वो कवर हो जाए, डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हम सेल्स में रुपीज़ में शो कर रहे हैं तो कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। पीवी रेशियो तब आएगा जब हम सेल्स को अमाउंट में निकाल रहे हैं, अगर सेल्स को यूनिट में निकाल रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी एक ऐसा लेवल जहां पर हम सेफ हैं। यानी क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या चीज़ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज़्यादा होगा एक बिजनेस क्या है उतना ही ज़्यादा सुदृढ़ होगा, उतना ही ज़्यादा समृद्ध होगा। यानी बिजनेस क्या है उतना ही ज़्यादा सेफ जोन के अंदर होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज़्यादा होगा बिजनेस उतना ही ज़्यादा सुदृढ़ और उतना ही ज़्यादा समृद्ध होगा। अब देखो क्या बोला गया था यहाँ पर नीचे, सेल्स बीईपी से जितनी ज़्यादा सेल्स होगी ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ही ज़्यादा होगा। देखो हमने बीईपी लेवल डिसाइड कर लिया, यानी कंपनी को पता चल गया है उस लेवल का जहाँ पर कंपनी की टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स के बराबर है। कंपनी को उस पॉइंट का पता चल गया कि कंपनी, मान लो कंपनी 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है, इस 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करने से कंपनी का बीईपी लेवल अचीव हो जाता है। यानी यहाँ पर कंपनी की टोटल सेल्स प्राइस टोटल कॉस्ट के बराबर है, कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों कवर हो जाती है। अब 10,000 से जितना ज़्यादा हम एक्सेस सेल करते जाएंगे यूनिट का, वही जोन क्या होता जाएगा, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10,000 तक कंपनी को टोटल कॉस्ट कवर होगी, उससे ज़्यादा का क्या है कंपनी के पास प्रॉफिट ही है, वो कंपनी का सेफ जोन है बिल्कुल। तो यहाँ पर बोला गया था कि सेल्स बीईपी लेवल से जितनी ज़्यादा होगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ही ज़्यादा होगा। ये सेल्स 10,000 से जितनी ज़्यादा होगी कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ही ज़्यादा होगा, कंपनी उतनी ही सेफ जोन में जाती जाएगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का फॉर्मूला देखो, अगर हम सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट को लेस कर दें, कंपनी को टोटल सेल्स हुई थी 10 लाख रुपए की और कंपनी का बीईपी पॉइंट आ गया था 2 लाख रुपए पर, तो कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है 8 लाख रुपए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या है कि प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। कंपनी को प्रॉफिट हुआ है डिवाइड बाय क्या कर देंगे पीवी रेशियो, क्या निकलाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलाएगा। एक क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रेशियो में कैलकुलेट करना है, रेशियो में शो करना हो। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो यहाँ निकाल लिया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ भी निकाल लिया था, लेकिन इसको रेशियो में शो करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना निकला था डिवाइड बाई सेल्स इनटू में 100। यानी हमने ये चेक किया था कि हमारा ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकला है, मान लो यहाँ पर मान लेते हैं जैसे 8 लाख रुपए का निकला है, तो इस 8 लाख का हम रेशियो चेक करेंगे कि कितनी सेल्स के ऊपर हमारा इतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाई सेल्स इनटू में 100। एक फॉर्मूला और भी है, 1 माइनस बीईपी डिवाइड बाई सेल्स। 1 में से ब्रेक इवन पॉइंट को लेस करेंगे और डिवाइड बाई क्या करेंगे सेल्स इनटू में 100। इससे भी क्या निकलेगा कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जितना ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा कंपनी उतने ही सेफ जोन में जाएगी, कंपनी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी समृद्ध होगी कंपनी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या बोला गया था कि सेल्स बीईपी से जितनी ज़्यादा होती है, सेल्स इस ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट आ गया था 10,000 यूनिट का सेल करने से ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो गया था। इस 10,000 यूनिट से जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा यूनिट का सेल करेंगे वो कंपनी का क्या होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, कंपनी का प्रॉफिट होगा, सेफ जोन होगा कंपनी का। तो ये हमने डिस्कस किया था कि कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट क्या है और कंपनी का कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या है। थैंक यू।